नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। दास्ताने जुर्म आपका वो फेवरेट क्राइम शो जो आपको बताता है कैसे चेहरा बदल रहा है हमारे समाज का, कैसे हमारी युवा पीढ़ी लगातार धंसती चली जा रही है जुर्म के दलदल में, कैसे कानून बांदी बनकर रह गया है दबंगों के, और कैसे हमारी परंपरा और सभ्यता के साथ हो रहा है खिलवाड़। मैं प्रवीण दत्ता आज आपको समाज के इसी दोहरे चेहरे से रूबरू करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले पेश है यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं के बीच स्थित राजस्थान के धौलपुर जिले में लड़कियों की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लड़कियां घर के बाहर तो अपने आप को असहज और असुरक्षित महसूस करती ही थी, अब मोहल्ले के बिगड़ैल लड़कों के कारण लड़कियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। धौलपुर के एक अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती ये लड़की मोहल्ले के ऐसे ही आवारा लड़कों की छेड़छाड़ का शिकार हुई। हम 3 बहनें थी घर में, 4 लड़के गुस्से आए थे, छेड़छाड़ी कर रहे थे। मैंने विरोध किया था, उसने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल छोड़ के आग लगाने की कोशिश, आग लगा दी। पीड़िता के अनुसार पुराने धौलपुर शहर में रहने वाली ये पीड़िता उस रात अपनी 2 बहनों के साथ घर में सो रही थी। माता पिता कहीं गए हुए थे। 4 लड़के जबरन उसके घर में दाखिल हुए और उससे छेड़छाड़ करने लगे। इसने जब उन आवारा लड़कों का विरोध किया तो उन्होंने घर में रखा केरोसिन उड़ेलकर आग लगा दी। मजरूबा के रात को 12:15 पर श्रीमान तहसीलदार साहब धौलपुर द्वारा बयान कराए जा चुके, अनुसंधान जारी है। पीड़िता के द्वारा कोतवाली थाने में की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 452 और 307 सहित लैंगिक अपराध की धारा 7/8 के तहत मामला दर्ज कर पीड़िता के बयान तहसीलदार के समक्ष दर्ज करा लिए हैं। पुलिस पीड़िता के पड़ोसी संदिग्ध युवकों से भी पूछताछ कर रही है। बेखौफ अपराधी और बेबस पुलिस की एक सच्ची तस्वीर आप देखें, उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। राजधानी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में हुए एक एनकाउंटर में पुलिस की स्पेशल सेल ने किया एक इनामी बदमाश को ढेर। फिरोज उर्फ फौजी के नाम से इस बदमाश के खिलाफ दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की हत्या समेत पुलिस टीम पर फायरिंग के कई मामले थे दर्ज। गौरतलब है कि फिरोज की फायरिंग के जवाब में पुलिस ने चलाई थी गोली। उत्तर प्रदेश में बदायूं बलात्कार और हत्या मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया नया मोड़। सूत्रों के अनुसार पीड़िताओं के कपड़ों पर नहीं पाए गए आरोपियों के डीएनए के निशान। उधर कन्नौज में एक महिला को गैंगरेप के बाद निर्वस्त्र कर पेड़ पर लटकाया। एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में तैनात पीड़िता को उसी स्कूल के प्रिंसिपल और उसके 2 साथियों ने बनाया था हवस का शिकार। आरोपी प्रिंसिपल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जबकि फरार 2 आरोपियों की तलाश जारी। एक वो दौर था जब पुलिस की खाकी वर्दी को देखकर आम आदमी के मन में रौब के साथ संतुष्टि और सुरक्षा का भाव आता था। अपराधी थर-थर कांपने लगते थे और उस रास्ते को ही छोड़ देते थे जहां से कोई एक इकलौता पुलिस वाला भी गुजर रहा हो। लेकिन आज स्थिति एकदम उलट है। जनता पर अपना रौब गाफिल करने वाली मध्य प्रदेश पुलिस का रौब और धाक उस समय रफू चक्कर हो जाता है जब उसके कानों में किसी रसूखदार रियासतदार का नाम गूंजता है। ऐसा ही कुछ उस दिन उज्जैन के माधवनगर थाना में देखने को मिला, जब एक युवक अपने आप को सांसद का भतीजा बताकर सरेआम पुलिस को धमकाता रहा और पुलिस बेबस और लाचार बनी उसकी हर धमकी को चुपचाप सुनती रही। ये तस्वीर उस हंगामे की है जो अपने आप को सांसद का भतीजा बताने वाले ये युवक अपने किसी परिजन के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट की शिकायत लेकर थाने पहुंचा था। युवक ने टीआई और सब इंस्पेक्टर सहित पूरे स्टाफ को धमकाया, पुलिस पर हाथ उठाने की कोशिश की और पुलिस युवक की हर बदतमीजी सहन करती रही। ये खड़ा तेरे सामने वो मार तू मार रहा था मेरे को, ये मार रहा था पप्पा, युवक जिस सांसद के भतीजे होने का दम पुलिस के सामने भर रहा था, उसी सांसद ने पूरे मामले से अनभिज्ञता जताते हुए पूरी घटना से अपने आप को दूर कर लिया। सांसद के अनुसार उस युवक से कोई वास्ता नहीं है। साफ जाहिर है कि राजनीतिक रसूख के सामने मध्य प्रदेश पुलिस की देशभक्ति और जनसेवा की भावना भी धूल चाटने लगती है। जुर्म की अगली दास्तान भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद अब आपको दिखाते हैं एक और सनसनीखेज वारदात का सच्चा वृतांत। पेश है ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते अब आम आदमी ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी के नेता भी सुरक्षित नहीं हैं। बांदा जिला में हुई एक घटना में समाजवादी पार्टी के मंटौद नगर अध्यक्ष बादल खां और उसके एक साथी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने में इनकी रंजिश रही है। इसके पूर्व भी जो है इनके ऊपर जो है 7-8 महीने पहले जो 5 घातक हमला मटौंद थाने के पास हुआ था। सपा कार्यकर्ता के अनुसार मोटरसाइकिल पर आए 5 हमलावरों ने बादल खां और उसके एक साथी पर उस समय हमला किया जब वो एक गाड़ी से अपने गांव मंटौद लौट रहे थे। हमलावरों द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग में बादल खां की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि बादल खां पर कुछ महीने पहले भी ऐसा ही जानलेवा हमला हुआ था। इसके बाद बादल खां ने पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार की थी। प्रशासन ने एक गनर इन्हें मुहैया भी कराया था, लेकिन कुछ समय पहले ही गनर को सेवा प्रशासन ने वापस ले लिया। इस हमले से साफ जाहिर है कि बादल खां पर हुआ ये हमला उनके दुश्मनों की रंजिश का ही एक नतीजा है। एक घिनौने जुर्म की दास्तान आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। मणिपुर में एक महिला सहित 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर उनसे कई शक्तिशाली बम किए बरामद। इम्फाल के चौराओ चिंग इलाके से KYKL की महिला आतंकी और टॉप कुकी इलाके से कुकी नेशनल आर्मी के एक आतंकी को किया गिरफ्तार। पुलिस और केंद्रीय सैन्य बलों ने बरामद शक्तिशाली बमों को किया निष्क्रिय। अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह के सरगना बाबा बामदेव को झारखंड पुलिस ने किया गिरफ्तार। इससे पहले भी बाबा को दिल्ली पुलिस अगस्त 2011 में रेप के मामले में कर चुकी है गिरफ्तार। बाबा पर है 18 साल की आदिवासी लड़की से रेप का आरोप। गिरफ्तारी से पहले बाबा कई NGO और प्लेसमेंट एजेंसी के बीच तस्करी के जरिए लाई लड़कियों और महिलाओं की करता था काउंसलिंग। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में तैनात डिप्टी RMO पर सरेराह बदमाशों ने किया हमला। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। लोगों के एक साथ जमा होने पर बदमाश हुए फरार। प्रदेश में अरसे से सरकारी खाद्यान्न में गोलमाल में RMO द्वारा कार्रवाई करने के कारण है हमले की आशंका। अगर किसी पर अत्याचार करना जुर्म है तो अत्याचार सहना उससे भी बड़ा जुर्म है। किसी भी मजबूरी या लाचारी में किसी के अत्याचार को सहना, उसे देखना लगातार जुर्म को बढ़ावा देने के बराबर है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो किसी लाचार के लिए आगे बढ़ता है कोई मदद का हाथ और ना ही जुर्म के खिलाफ उठता है कोई खास कदम। झारखंड में गुमला के अस्पताल में रखे ये दोनों शव उन शिक्षक भाई बहन के हैं जिनकी निर्ममता पूर्वक हत्या अपहरणकर्ताओं ने कर दी। जिले के धादरा इलाके में बंसरी गांव के एक स्कूल में शिक्षक का उस समय टोटो के पास से अपहरण कर लिया गया था जब वो स्कूल से घर लौट रहे थे। अपहरणकर्ताओं ने शिक्षक की रिहाई के बदले 4 लाख रुपए की फिरौती परिजनों से मांगी थी। अपहरण शिक्षक परिवार में इकलौता बेटा था जिस पर पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी थी। फोन में उसका पापा ही बोला कि हमको रस्सी से पहाड़ में बांध के रखा है, तो तुम्हारी मम्मी को बोलो कि 4 लाख डिमांड किया है, नहीं तो हमको गोली से मार देगा। 3 बाल बच्चे हैं, कमाने वाला घर में खाली वही था। अपहरणकर्ताओं द्वारा मांगी गई फिरौती की रकम उस शिक्षक की बहन लेकर गई, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने उसको भी बंधक बना लिया। दोनों शिक्षक भाई बहन के अपहरण की खबर गांव में पहुंचने के बाद जिले के शिक्षक समुदाय में आक्रोश का माहौल छा गया। दोनों की रिहाई के लिए कोई प्रयास किया जाता उससे पहले अपहरणकर्ताओं ने दोनों की निर्मम हत्या कर दोनों लाशों को रुक की घाटी में फेंक दिया। आत्मक नहीं मिला इसका तो अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि फैमिली मेंबर से ज्यादा मर्माहत हम लोग हैं। काफी प्रयास किया हम लोगों ने, कोई कोर्ट कसर नहीं छोड़ा जब से सूचना मिली है। 24 घंटा दिन रात एक करके, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हम लोग को सफलता नहीं मिली। अपहरण के बाद हुई दोनों शिक्षकों की हत्या से जिले के दूर दराज के इलाकों में तैनात शिक्षकों में भय का माहौल बना हुआ है। शिक्षकों ने अपनी सुरक्षा और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर हंगामा किया। एक तरफ इस हत्याकांड को जहां जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था का कारण बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी का दावा कर रही है। जुर्म की दास्तानें दिखाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
अब हम आपको दिखाएंगे जुर्म का वो स्याह चेहरा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पेश है ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ 11/703 का जिक्र आते ही लोगों में सिरहन दौड़ जाती है। ये नाम लोगों के बीच एक रहस्यमय पहेली बना हुआ है और इससे जुड़ी हर बात बेहद हैरान कर देने वाली है। आखिर क्या है 11/703 और क्या है इसके पीछे का रहस्य? 11/703 लखनऊ में इंदिरा नगर के सेक्टर 11 में बना वो मकान है जिससे जुड़ा घटनाक्रम जितना रहस्यमयी है उतना ही खौफजदा। आबादी के बीच बसे इस मकान में पसरा सन्नाटा कई सवालों को जन्म देता है और इससे जुड़ी घटनाएं इतनी अजीबोगरीब हैं कि इन पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है। इस मकान को लेकर 7 अप्रैल सन 2014 को एक शख्स थाना गाजीपुर पुलिस को सूचना देता है। फोन करने वाला शख्स कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंचती है तो बेहद उसे अजीबोगरीब स्थिति नजर आती है। मकान का नाम जहां एक धर्म से संबंधित था, वहीं उसकी दीवार पर दूसरे धर्म का धार्मिक चिन्ह बनाया गया था। पुलिस उस समय और भी सख्ते में आ जाती है जब मकान के ऊपरी हिस्से में बने कमरे में एक सड़ी गली लाश बरामद होती है। लाश की इसी दुर्गंध को लेकर इलाके के शख्स ने पुलिस को सूचना दी थी। वहीं तफ्तीश का दौरान पता चलता है कि ये लाश एक लड़के की थी। जानकारी करने पर पता चलता है कि इस मकान में एक महिला कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी बेटी के साथ रहा करती थी और घटना वाले दिन बाहर से लौटी थी। तो क्या उनके बाहर रहने के दौरान ये वारदात हुई? अगर मकान में सिर्फ माँ बेटी ही रहते थे तो ये तीसरा लड़का कौन था? छानबीन आगे बढ़ाने पर पुलिस को पता चलता है कि लाश सुदीप नाम के लड़के की है और तकरीबन 3 हफ्तों से ज्यादा पुरानी है। सुदीप पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला था। आखिर सुदीप का इस माँ बेटी से क्या रिश्ता था और उसकी मौत की वजह क्या थी? इन सारे सवालों के जवाब फरवरी 2013 से शुरू हुई इस रहस्यमयी दास्तान में छिपे थे, जब इस मकान में रहने वाली लड़की की दोस्ती फेसबुक के जरिए सुदीप से होती है। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है और लड़की और सुदीप एक दूसरे से अक्सर फोन और चैट के जरिए बातें करते रहते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों को एक दूसरे से बातें करना और भी अच्छा लगने लगता है और दोस्ती शुरू हुआ ये रिश्ता प्यार में तब्दील हो जाता है। कम उम्र के प्यार की कशिश सुदीप को लखनऊ खींच लाती है और वो 5 अप्रैल सन 2014 को छात्रा के घर रहने के लिए आ जाता है। दिलचस्प बात थी कि सुदीप को अपने करीब पाकर छात्रा जहां बेहद खुश होती है और उसके साथ करीबी पल गुजार रही होती है, वहीं उसकी मां को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं होता। उधर अपने खौफनाक कल से अनजान सुदीप घर के ऊपरी हिस्से में रहने लगता है, लेकिन तीनों के बीच की नजदीकियां ज्यादा दिन तक नहीं ठहरती। 11/703 में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जो रहस्यमयी होने के साथ साथ बेहद डरावना भी था। इस बीच 13 मार्च सन 2014 को छात्रा की मां घर में खीर बनाती है जिसमें इलायची पड़ी थी। सुदीप इस बात पर नाराजगी जताता है जिससे छात्रा और उसकी मां के साथ उसकी बहस होती है। अगले दिन 14 मार्च 2014 की सुबह छात्रा की मां चाय बनाती है और एक बार फिर उसमें इलायची डाल देती है। छात्रा जब ये चाय लेकर सुदीप के पास जाती है तो सुदीप फिर भड़क उठता है और नाराजगी में छत पर चला जाता है। सुदीप का ये व्यवहार छात्रा और उसकी मां को बेहद नागवार गुजरता है और छात्रा तुरंत छत पर पीछे से जाकर सुदीप पर हमला बोल देती है, जिसमें गहरी चोट लगने से सुदीप दम तोड़ देता है। छात्रा पूरी बात अपनी मां को बताती है, जिसके बाद दोनों इस हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने में जुट जाते हैं और लाश को रस्सी से लटकाने की योजना बनाते हैं। इस केस का एक रहस्यमय पहलू ये भी था कि माँ बेटी अपनी योजना को अंजाम देने के बाद सुदीप की आत्मा की शांति के लिए पाठ कराने हरिद्वार रवाना हो जाते हैं, लेकिन लखनऊ वापस आने पर उनका जुर्म बेपर्दा हो जाता है। हालांकि पुलिस जब छात्रा और उसकी मां से सिलसिलेवार ढंग से पूछताछ करती है
तो दोनों की रहस्यमयी बातें सामने आने पर वो भी सख्ते में आ जाती है। छानबीन के दौरान महिला और उसकी बेटी के अक्सर अदृश्य शक्तियों से डरने, उसे महसूस करने और अजीबोगरीब हरकतें करने की बात सामने आती है। दोनों ही अक्सर रहस्यमय बातें लिखा करती थी। छात्रा ने अपनी ऐसी ही कॉपी में जहां खुद को प्रिंसेस और सुदीप को अपना प्रिंस स्टीफेन बताया था, वहीं आत्माएं देखने का भी दावा किया गया था। बेटी की अजीबोगरीब चिट्ठी से पहले से ही परेशान पुलिस उस समय और कश्मकश में पड़ जाती है जब उसे छात्रा की मां की 25 मार्च सन 2014 को देहरादून एसपी को लिखी चिट्ठी मिलती है। इस चिट्ठी में महिला ने उसे और उसकी बेटी को अदृश्य लेजर किरणों, हवाओं और आत्माओं से जान का खतरा बताया था। उन लेटर में ये लिखा था कि कोई अदृश्य शक्ति इन दोनों को अलग करना चाहती है और ये लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और अगर इस दुनिया में नहीं मिल सके तो दूसरी दुनिया में मिल जाएंगे, इस तरह से करके। तो ये पूरा प्री प्लान्ड एक मर्डर हुआ है और जानबूझ के पूरी योजना से ये हत्या की गई है। महिला ने चिट्ठी में 14 मार्च को इन्हीं अदृश्य शक्तियों के हाथों सुदीप के मारे जाने की बात लिखी थी और जिक्र किया था कि उन्हीं के हमले के बाद वो देहरादून में बेटी का इलाज कर रही है और उसे भी मार डाला जाएगा। आईपीसी की धारा 302, 201 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 321/2014 के इस मामले की दोनों अभियुक्त मां बेटी वर्तमान समय में जेल की सलाखों के पीछे हैं। वहीं उन्होंने ये जुर्म क्या वास्तव में उन्हीं रहस्यमय परिस्थितियों में किया जिसकी वो शिकार हैं, या फिर यह कानून से बचने की कोई चाल थी, इस पर अभी रहस्य बना हुआ है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं या फिर इस कार्यक्रम के सुधार के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता नोट कीजिए। दास्ताने जुर्म, ETV 5/96 से भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके आसपास पनप रहे जुर्म की सच्ची और बेबाक तस्वीरें लिए इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे, लेकिन तब तक आपको रहना होगा सतर्क और होशियार। नमस्कार।